प्रकाश दीवान जुड़े हैं बिग मार्केट वर्सेस में, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। पहले आईटी से ही बात करते हैं। आज का टॉप गेनर और टॉप लूज़र दोनों आईटी स्पेस से। एम्फेसिस में शानदार रिकवरी इंट्राडे से, लेकिन साइंट 22% नीचे। पहले तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू। अनुज देखिए, आईटी में कोई इस टाइप की बहुत ही कन्विंसिंग वो ट्रेंड या वैसी तो आई नहीं है क्लैरिटी कि भाई ये सारी अच्छी कंपनीज मिड कैप वाली लार्ज कैप वाली सभी परफॉर्मेंस एक बराबर आएगा। जो यूएस में हो रहा है उसमें अभी भी आईटी की तरफ कोई ऐलान तो हुए नहीं है, लेकिन अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स किस टाइप के इस साल में आते हैं उसके लिए काफी क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स वेट करते हैं। जो टीसीवी कहते हैं हम लोग, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की जो वो है, नए ऑर्डर्स की जो क्षमता कितनी बनानी है, उस पे से आगे वो लगेगा, अंदाजा लगेगा कि इन कंपनीज में रफ्तार की देगी। अगर आप इन्फोसिस के आंकड़े देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने आगे चल के ग्रोथ का भी वो किया। टीसीएस की बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। विप्रो ने अपनी गाइडेंस तो फाइनली कहीं ना कहीं सुधारी है। सो देयर आर सम पॉकेट्स जहाँ पे अच्छाई है, और कई जगह टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक में आपको वीकनेस भी दिखी है। सो मुझे लगता है कि बहुत बॉटम अप अप्रोच होने वाला है आईटी में। एक एक ब्रॉड ब्रश वो सेगमेंटल वो वैसा है नहीं, बट हाँ, बीएफएसआई को लेके जो एडवांटेजेस कुछ कंपनीज को हैं, और जिसमें डिसएडवांटेज ईएनआरडी में है, जो एक सेगमेंट जो नहीं अभी तक चला है, तो वो उसके लिहाज से आपके ऊपर जो डिपेंडेंस है इन 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 सेगमेंट्स की, उसको वो बिहेवियर आपको स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। साइंट को दबाव इसीलिए है, और एम्फोसिस को फायदा हो गया है। बट इट्स टू अर्ली टू कॉल आउट कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है या रिवर्स होना है। यहाँ से मुझे अभी भी लगता है कि ये क्वार्टर निकल जाएगा इसी अटकलों में लगाते हुए कि फाइनली होना क्या है सारे साल में। बट FY 26 की जो क्लैरिटी जब आएगी, तब एक बहुत बढ़िया मौका बन सकता है कुछ सिलेक्टिव बेसिस पे, बॉटम अप बेसिस पे आईटी स्टॉक्स में लेने। ओके, ये था प्रकाश सर का आईटी पर व्यू। प्रकाश सर, लेकिन जिस थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली एनी स्टॉक और सेक्टर, जिस प्लेसमेंट के साथ हम जा रहे हैं इस बजट में, आई मीन प्री बजट रैली नाम की कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पर, और इंस्टीट्यूशनल मनी जिस प्रकार की से बिहेव कर रही, चाहे वो डीआईज का पैसा हो या फिर एफआईज की कैश सेलिंग, ऐसा लग रहा है प्रकाश सर कि एफआईज ने किश्त बांध ली है। 5500 करोड़ रोज बेचेंगे, आप कुछ कर लो, चाहे अच्छे नंबर्स दो चाहे बुरे नंबर्स दो। क्या लग जी, रहा है, आई मीन ये बजट इस फॉल को, इस गिरावट को थामेगा या फिर अभी ये सेलिंग कंटिन्यू करेगी, जहां पे जैसे भी हमारी इंडियन मार्केट्स की ग्लोबल मार्केट्स में प्लेसमेंट है? तो इंटरेस्टिंग सवाल है वीरू, कि अगर एफआईज इसी रफ्तार से बेचते रहे तो हम लोग की जो एसआईपी की ताकत है वो कब तक इसको वो कर पाएगी, इसका मुकाबला कर पाएगी। बट देखिए, ये एफआईज या एसआईपी या डीआईज की तरफ का कोई वो झगड़ा नहीं है। मार्केट में दोनों बेचने और लेने वालों का मंतव्य जब वो रहता है, मिलता है, कहीं ना कहीं कन्वर्ज होता है, तभी एक एक ट्रेड बनता है। तो ये तो जरूरी है मार्केट को हेल्दी रहने के लिए कि कोई निकल रहा है और कोई ले रहा है। अब बजट का जहां तक सवाल है, मुझे ये लगता है कि बजट, अंदाजा ये है कि बजट अच्छा आएगा, प्रोग्रेसिव आएगा, क्योंकि इस समय पे जो जिस चीज की जरूरत है वो इस सरकार को एहसास है, और उनके पास काफी उनके तर्कश में तीर हैं जो वो छोड़ सकते हैं। अब उस लिहाज से अगर बजट ठीक आता है, एफआईसी सेलिंग शायद 5,000 नहीं, वो 10,000 करोड़ भी हो जाए, क्योंकि उनको आसान हो जाएगा जो उनके टारगेटेड एग्जिट्स करने हैं वो अब्सॉर्ब होने के लिए। तो अगर बजट अच्छा आता है तो भी एफआईज की एग्जिट तो होगी। एफआई जब आएंगे तो वो बजट के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की वजह से आएंगे, और वो हो सकता है वो फरवरी में ना हो, मार्च में हो। सो मुझे ये लगता है कि एफआईज के एग्जिट से जो आपको मौके मिल रहे हैं, अच्छी कंपनीज के वैल्यूएशन सॉफ्ट हो रहे हैं। आप देखिए, बड़ी से बड़ी कंपनी ट्रेंड जैसी कंपनी जो बहुत अच्छी लग रही थी लोगों को 6,500-7,000 पे, आज वो कितनी नीचे है, लेकिन अभी भी महंगी है फ्रॉम अ पी पर्सपेक्टिव। तो वो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे ये लेवल वो आ जाएगा जो टॉलरेबल होगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। इसमें घबराना की कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये है कि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो 25, 30, 33% डाउन होता है तो दर्द जरूर होता है। लेकिन हम बहुत टाइम से ये कहते आ रहे हैं कि थोड़ा सा आपको कैश पे रहना चाहिए, एलोकेशन, एसेट एलोकेशन रिविजिट करना चाहिए। अब ये चांस आया है और आएगा। फरवरी का महीना पूरा शायद निकल जाए इस टाइप के उसमें, क्योंकि ग्लोबल क्यूज बहुत नेगेटिव है। डोमेस्टिक को आप छोड़िए, ग्लोबल क्यूज की वजह से ही हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आ पाएंगे इस महीने। हो सकता है मार्च का महीना है जब कुछ कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाए।
प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। जैसा वीरू सर कह रहे थे, प्री बजट रैली तो देखने तो मिली ही नहीं, लेकिन प्री बजट गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है। स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स ने ज़्यादा सरप्राइज किया इस बार। पिछले बजट में, बजट से पहले चले थे, बजट के बाद भी चले थे, इस बार वो रैली देखने को मिल नहीं रही। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी, आज भी देखिए एनर्जी बास्केट का या फिर पूरा पीएसयू सेगमेंट ही गिरा पड़ा है। इस पर आपका टेक? देखिए श्रेया, ये जो सेगमेंट था, जब कुछ नहीं इसमें हो रहा था, तो जब जान फूकी गई, एक सरकार ने पहल की कि आत्मनिर्भर भारत में इन सब कंपनीज का कारोबार बनेगा, बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगी, तो वो एक एक चेंज बहुत पॉजिटिव आया। अब यहाँ से कोई चेंज हासिल करने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो अगर आप 3-4 बड़ी कंपनी ले लीजिए, एचएएल, बीडीएल, बीईएल, ये सारी कंपनी जो सो कॉल्ड डिफेंस सेक्टर में है, इनका केपेक्स मिला के भी मारुति के केपेक्स से पिछले 3 साल का कम है। तो इन्होंने कोई अपनी क्षमता इतनी बड़े पैमाने में चेंज नहीं की है। अब जरूरत है और अब करेंगे, लेकिन उसमें बजटरी एलोकेशंस कैसे आते हैं, क्या है, तो थोड़ी सी अटकलें ये लग रही है कि हो सकता है सरकार के पास इतना लीवे ना हो कि डिफेंस पे और खर्चा कर सके। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये स्टोरी 10 साल की है। इसमें आपने 2 साल अभी देखे हैं, 1.5 साल बहुत अच्छा गया, आधा साल थोड़ा खराब गया, तो आप बाकी के 8 साल को इस पे वो निराश ना हो जाइए। वापस एक दौर आएगा जब ये कंपनीज अच्छा कर पाएंगी, लॉन्ग टर्म स्टोरी है। लेकिन ऊपर नीचे तो ये होता रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत एक्सेसिव हो गए थे, तो वो थोड़े से रीजनेबल हो रहे हैं। और जैसे जैसे ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तो वो एक दृढ़ बन जाएंगी कंपनीज, और मजबूत बन जाएंगी, और फिर लोगों को ये पोर्टफोलियो में इस टाइप की वॉलेटिलिटी झेलनी नहीं पड़ेगी। हाँ सर, लेकिन सर ये लार्ज बैंक्स ने बहुत तंग किया इस बार। स्पेशली एचडीएफसी बैंक देखिए, डेलो के आसपास आज भी काम कर रहा है, बहुत पेन झेला है। कब तक और झेलना पड़ेगा, कब तक सहे इस दुख को? आई विश आई न्यू दिस। लेकिन जो दर्द झेल रही है बैंक्स, वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कर रही है। जैसे आपको सिंपल लॉजिक है कि जब शरीर बीमार होता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसलिए होता है कि शरीर लड़ रहा है इन्फेक्शन से, इसकी वजह से होता है। तो एक अंदाजा ये हमको जो टेम्परेचर राइज दिखा है, ये बहुत क्लियर है कि बैंक्स एज अ सेगमेंट हैज डन अ लॉट टू, जिसको कहते हैं ना, जो क्लीन अप करना है। आप एचडीएफसी की जो दर्द था, उसकी बीमारी ये थी कि भाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपका सही नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, बहुत ऊपर है, वो उन्होंने वो अपना घटाया। कोटक बैंक का ये था कि भाई आपने टेक्नोलॉजी के जो अपनाई थी, वो पूरी तरह से केवाईसी नॉर्म्स को वो नहीं कर रही थी रिस्पेक्ट, वो उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया। सो इस टाइप की चीजें जो बैंक्स के लिए करनी थी, वो सब हो चुकी। अब सरकार अगर ये केपेक्स का साइकिल शुरू कर देती है, बजट में कोई भी चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको फेवर करती है, तो शायद आप ये मान के रखिए कि बैंक्स को आगे चल के क्रेडिट ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटने की, अब हम लोग नजदीक उस पे आ गए हैं लेवल पे, कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट घट जाएंगे। अगर फरवरी में नहीं घटे तो शायद अप्रैल में घटेंगे, बट जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो आपको एक वापस निम्स में, मतलब मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। थोड़ा बहुत डिपॉजिट क्रिएशन ज्यादा होने लगेगा। लोग जब घटना शुरू होता है इंटरेस्ट रेट, तो एफडी ज्यादा करते हैं। सो ये इस टाइप की चीजें हो सकती है, वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। सो आई एम श्योर ये जो क्वार्टर चल रहा है, इसको जाने दीजिए, और हो सकता है अप्रैल से एक बहुत नया दौर शुरू होगा, और बैंक्स और बीएफएसआई एज अ वर्टिकल अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएगा। ओके, मीनवाइल श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स आ रहे हैं। कुछ देर में थोड़ा एक और डिटेल नंबर आ जाए, फिर देखेंगे, क्योंकि अभी पहला नंबर थोड़ा सा मतलब आउटलैंडिश लग रहा है, क्योंकि 2100 का अनुमान था, उसके सामने 3500 करोड़। तो एक बार चेक कर लेते हैं पहले कि और कहाँ से ये नंबर आया, उसके बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। और यूनाइटेड स्पिरिट्स, सुबह भी बात यही हुई थी हमारी कि ये स्टॉक में आज नंबर भले ही अच्छे हों, लेकिन हायर लेवल पर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि दिक्कत है जो मैनेजमेंट चेंज हुआ। अब प्रकाश जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स अब नई मैनेजमेंट के अंडर क्या व्यू रखें? क्या जो री रेटिंग हुई है स्टॉक की, वो कंटिन्यू करेगी या अभी इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा? अनुज, मुझे नहीं लगता है ये मैनेजमेंट चेंजेस से कोई चीज स्लो हो सकती है। एक नए सीईओ आने से जो काम हो रहा है, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने की वजह से ही उनको चुना जाता है। कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी, और जिसके पास खास करके इतना टैलेंट पूल अवेलेबल है,
कि भाई आप ऐसे इंसान को लेके आए जो जो हो रहा है काम उसको रोके या उसको रिवर्स करे या स्लो करे, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। मुझे लगता है कि जो प्रीमियमाइजेशन का दौर इन्होंने हीना नागराजन जी के उसमें देखा था टाइम में लीडरशिप का, दैट इज ऑलरेडी प्लेड आउट सो वेल, मतलब इतना अच्छा काम हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है, क्योंकि कई कई जगह जो प्राइस पॉइंट्स पे ये लोग बेच रहे हैं, कई जगह पॉइंट्स ऑफ सेल पे इनका प्रोडक्ट नहीं रहा, वो हटाया गया है क्योंकि वो एक अलग लेवल के ब्रैकेट में चले गए थे। तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही पहले से बेहतर होगा, आपको नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और अब कोई कोई भी चीज बैलेंस शीट पे या पीएनएल पे इसको नीचे रख सके ऐसी है नहीं मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अजीब लगता है, बट 1500 के करीब अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स ले रहे हैं तो ये 3 साल में आपको 2500 भी दे सकता है। सो इस टाइप का पोटेंशियल है इसमें। अब वो 3 साल की शुरुआत कल से हो रही है, 6 महीने बाद हो रही है, बट वो दौर एक आएगा जिसमें जितने भी पहले का काम किए हुआ है उसका उसका आपको फल सारा दिखना शुरू हो जाएगा। एंड आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन इट। ये चेंज जो हुआ है ये आपके लिए मौका है कि भाई चेंज की वजह से एक जगह बन गई, फोमो ना हो, आप ले लीजिए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको रखिए अपने पास। ओके, मीनवाइल श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स एक्चुअली अच्छे नहीं हैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो नंबर है इसमें एक 1600 करोड़ का एक वन ऑफ है। अगर आप उसको एडजस्ट कर देंगे तो वो पोल से नंबर थोड़ा सा कम है, 1657 करोड़ का वन ऑफ है, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो थोड़ी सी एस्टिमेट से कम है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर्स अच्छे नहीं हैं, मतलब जितने मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे एक्चुअली थोड़े से फीके ही हैं ये नंबर्स जो हैं श्रीराम फाइनेंस के। अब कितनी पोजीशनिंग है क्या है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन प्राइमा फेसी क्योंकि पहली रिएक्शन सिर्फ उस नंबर पर आई 3570 करोड़ की, लेकिन इसमें एक वन ऑफ इंक्लूडेड है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उस वन ऑफ को अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो नंबर्स उस हिसाब से इतने अच्छे हैं नहीं वैसे। प्रकाश, आपका क्या व्यू होगा इन एनबीएफसीज पर? सो एनबीएफसीज पे जैसे मैंने शेयर से बात करते हुए बता रहा था मैं कि जो बैंकिंग में जो चेंज आ रहा है या आने की वो है आने की आशंका है कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट का घटना, क्रेडिट ग्रोथ के एक्सपेंशन के वजह बननी, और बैंकों ने अपने आप को बैलेंस शीट लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग करके जो सक्षम बना लिया है, ये तीनों चीजें जब कन्वर्ज होंगी तो बहुत वो रहेगा। और सेम चीज एनबीएफसीज में, ऑफकोर्स एनबीएफसीज में कुछ आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो रहा है, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का अलग हो रहा है, ऑटो लोन्स का अलग हो रहा है। सो यू विल हैव टू चूज। बट जैसे श्रीराम फाइनेंस की आप बात कर रहे थे, इसमें मेरे ख्याल से ये वन ऑफ हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस की लिक्विडेशन का हो, मतलब जो इन्होंने एक हिस्सा बेचा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट इक्विटी फंड्स को, उसकी आय आई होगी। लेकिन ये जो सारे जो पहल कर रहे हैं एनबीएफसीज, वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए करें। कि जैसे जेएम फाइनेंशियल की बात कीजिए, जेएम फाइनेंस में बहुत सारी एक्टिविटी हुआ करती थी, कई जगह कहीं रोक लगी, कहीं टोका गया उनको, ये क्या, सो वो उसकी वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ गया। बट जो इनका मेन बिजनेस है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला, जो ब्रोकिंग साइड वाला, जो फी बेस्ड मर्चेंट बैंकिंग वाला, मुझे नहीं लगता उसमें कहीं भी कोई इस टाइप की रुकावट आएगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे कि ग्रोथ बंद हो जाए। एक आध चीज स्लो हो गई तो बाकी की 2-3 चीजें चल रही हैं, वो चेंज होता रहेगा। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। बहुत चॉइस है आपके पास अनुज, और एनबीएफसीज में कई और भी हैं जो जो इंश्योरेंस साइड पे, ब्रोकिंग साइड पे है, के फिनटेक जैसे। अब ये एनबीएफसी नहीं है बट सेकेंडरी फाइनेंशियल्स में है। बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइप के मौके आपको मिलते रहेंगे। जिस हिसाब से एसआईपी चल रही है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहा है हिंदुस्तान के मार्केट में, एफआईज बेशक जा रहे हो लेकिन उसके लिए ट्रेडिंग तो फिर भी होती है, तो एक्टिविटी होगी तो ये रजिस्ट्रार लोग जो है ये कमाई तो करेंगे ही करेंगे। सो के फिनटेक इज अ गुड बेट, बट एज आई सेड थोड़ा सिलेक्टिव होकर लीजिए। और मार्च के बाद तो इवन द लेंडिंग एनबीएफसी जो जो से पैसा लोन दे के कमाई करते हैं, वो भी शायद बहुत अच्छा आपको प्रदर्शन दिखा सके। बट यू हैव टू वेट टिल मार्च, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाने के बाद ये सारे इवेंट्स हो जाए उसके बाद। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी you, इस पे और बजट से पहले बाजार की प्लेसमेंट पर अपनी टिप्पणियाँ की। एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। आपसे फिर मुलाकात होगी बजट के दिन।